Welcome student, welcome back to my channel. This is me Nikita Gupta welcoming you all, and in this today video we are going to start with the topic of biological classification. This is class 11th topic basically, and the topic is itself explaining that we are going to classify the organism and the living world. पर उसके पहले एक छोटी सी स्टोरी हम लोग कह सकते हैं. Why we need to classify the animals and the organisms which are present in our surrounding. आपके घर में मेंबर्स होंगे, मम्मी पापा, आपके छोटे भाई बहन, और सपोज करो आपके पास एक ही वार्डरोब है. उस वार्डरोब में आप सभी के कपड़े इरेगुलर मैनर में पड़े हुए हैं. आप लोगों को सबको एक साथ कहीं पे जाना है, तो सबने ये डिसाइड किया कि वहाँ सब लोग ब्लैक और वाइट कलर में कुछ पहन के जाएंगे. और ब्लैक और वाइट कलर को सर्च करने के लिए फिर आपने पूरे वार्डरोब को एकदम से मिसमैनेज कर दिया. क्यों? क्योंकि वो वार्डरोब आपकी ऑर्गेनाइज नहीं थी. लेकिन अगर उसी जगह पे हम लोग ऑलरेडी, अगर हम पहले से कलर सेक्शंस डिवाइड करके रखते कि ब्लैक एंड वाइट को एक साइड, रेड एक साइड, या और जैसे डिफरेंट कलर्स हैं हम उनको एक साइड पे अलग अलग करके रखते, तो शायद हम लोग पार्टी में पहुंच जाते. वाई? और या इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्लासिफाइड ऑल द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सम सिमिलैरिटीज. सो जिस तरीके से आप वार्डरोब को एडजस्ट करने के लिए या तो घर के मेंबर्स का साइज आप देखते हो कि पापा का एक सेक्शन, मम्मी का सेक्शन, भाई का एक सेक्शन, बहन का एक सेक्शन, उसी तरीके से कलर का सेक्शन देखा जा सकता है कि कैसे कलर्स है, रेड कलर, वाइट कलर, या हम लोग कपड़ों के टाइप्स पे भी देख सकते हैं कि अच्छा पार्टी वेयरिंग है, ये एक साथ में होने चाहिए, ये घर के नॉर्मल कपड़े हैं, ये एक साथ होने चाहिए. तो इस तरीके से आप उसकी कैटेगरी आप डिसाइड करते हो. सो उसी तरीके से जब हम लोग अपने चारों तरफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी बहुत वैरायटी है. हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नोटिस कर रहे हैं, हम प्लांट्स को भी नोटिस कर रहे हैं, हम ब्लू व्हेल को भी नोटिस कर रहे हैं, हम अपने आप को भी नोटिस कर रहे हैं. हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स है, डिफरेंट साइज की बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं. इन सारी चीज़ों को भी अगर आप देखो अपने आसपास में, तो जाहिर सी बात है यू विल अंडरस्टैंड कि ये सब के बीच में अगर हम साइज के बेसिस पे भी देखना स्टार्ट करें तो हमें बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी ऑल द ऑर्गेनिजम्स एट वन ग्लांस ओनली. मतलब आप एक बार में देख करके आप ये नहीं जस्टिफाई कर सकते हो कि सारे ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो किस किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं. सो उनको बेटर वे में समझने के लिए वी नीड अ क्लासिफिकेशन, एंड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. फर्स्टली वी विल कंटिन्यू विद द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ एक बार में अटेम्प्ट नहीं होती है. उसके पीछे कई सारे ऐसे साइंटिस्ट होते हैं, कई सारे ऐसे लोगों की मेहनत होती है जिन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया, लेकिन वो अकम्प्लिश किसी और ने कंप्लीट किया होगा. तो उसी तरीके से हम लोग कुछ साइंटिस्ट के नाम के बारे में बात कर सकते हैं. दीज आर द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स. हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 3 major persons. The first one is Hippocrates, Aristotle. I think Aristotle के बारे में आप सभी को पता होगा. He is also known as the father of zoology. And Theophrastus. Theophrastus is also known as father of botany. And he is known as father of even biology और zoology. तो ये वो कुछ पर्सन्स थे जिन्होंने उस पर्टिकुलर टाइम पे ये डिस्कवरी करना या एनिमल्स को क्लासिफाई करने का जो एक बहुत बड़ा सा टास्क है वो उन्होंने स्टार्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटी. टाइम पीरियड भी नोट कर लीजिए. इफ यू टॉक अबाउट द टाइम पीरियड, तो दिस इज between 460 to 85, 460 to
85 BC। तो दिस इज द टाइम पीरियड जब ये सारी बातें चल रही थी। अब किया क्या क्या गया वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। हिपोक्रेट्स और एरिस्टोटल ने लिविंग एनिमल्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूडिंग हैबिट, या उनके जो साइज के बेसिस पे, आरबीसीज के प्रेजेंस के बेसिस पे भी एनिमल्स को क्लासिफाई करने की कोशिश एरिस्टोटल ने की थी। थियोफेस्टस की अगर हम बात करते हैं तो थियोफेस्टस हैज डिवाइडेड द प्लांट्स इनटू 4 कैटेगरीज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस ओनली। लाइक जो ह्यूज पेड़ होते थे उनको साइज में बहुत ज़्यादा होते थे, दे हैव बीन कंसिडर्ड एज ए ट्री, देन हर्ब, श्रब, मिनी शब्स, इस तरीके से उन्होंने उनको कैटेगराइज किया। एनिमल्स को भी 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो ऑन दीज थिंग्स जो कि मॉर्फोलॉजिकल होते थे बेसिकली, एंड दीज ऑल थिंग्स, ये जितनी भी इस तरह के अटेम्प्ट्स चल रहे थे, ये सारे अटेम्प्ट्स आपके आ जाते हैं बेसिकली आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को लेकर के, या इन्हें क्लासिकल वे ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा टेक्निक्स हम लोगों को नहीं पता थी, या इतने ज़्यादा हम लोगों के पास में इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज वगैरह प्रेजेंट नहीं थी। तो जो ऑब्जर्वेशन होता था उसी के बेसिस पे एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया जाता था। सो इफ यू टॉक अबाउट द अनदर वन इसी सेम कॉन्सेप्ट में, द सेकेंड वन इज कैरोलस लीनियस। तो वी विल टॉक अबाउट द लीनियस। Linnaeus in 1758. In 1758, he has firstly do the classification in this whole living world. उन्होंने living world को classify किया into 2 broad category. The one is Plantae kingdom and the another one is Animalia kingdom. This was given by Linnaeus only in 1758. He has classified the animal world or the living world into 2 kingdom classification. He has proposed. जैसे कि हम लोग देख रहे हैं प्लांटी एनिमेलिया, पर हमें भी पता है कि आज के डेट में, बिकॉज इन योर प्रीवियस क्लासेस यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड दिस थिंग कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो जाहिर सी बात है इन केस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक्स होंगे, बहुत सारे लूप होल्स होंगे, जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन वो क्या बेसिस था जिसके बेसिस पे इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया पे इस तरह के 2 कैटेगरी में डिवाइड किया? बिकॉज ही हैज़ रिटन 2 बुक्स, 2 बुक्स इन्होंने लिखी हुई थी। उन बुक्स में इन्होंने जितना भी स्टडी किया था उसके बारे में कैलकुलेशन किया, उस बेसिस पे उन्होंने लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया था। लाइक इफ वी टॉक अबाउट स्पीशीज प्लैनेटरम, स्पीशीज प्लैनेटरम, this is the book he has written on the plants. By that time he got to know that there are 5,900 species of plants are available on earth. So in this book he has explained about this thing. And if we talk about the Animalia kingdom, he has written a book, System Natura. In this book of System Natura, he has classified the animal into 4,326 species. So, by doing such kind of search, इस तरह की books लिखने की वजह से, he is able to divide the world into 2 basic kingdom. The one is the Plantae, who are autotroph, who can make their own food, and the Animalia, who are not making their own food, who cannot synthesize and cannot trap the sunlight. In that way he has classified the bird. But there are few failures because of which this particular system of classification has been not acceptable. If we talk about the exception point ki why this 2 kingdom classification is not applicable in today's era, the first point is because of Euglena. Firstly, this Euglena has been kept
in Animalia. But as we know that Euglena is a member of Protista, and although it is having chloroplast, it has chloroplast. Because of that chloroplast, this Euglena is also behaving as a photosynthetic. So it is not appropriate, or it is not any kind, not having any justification ki why this Euglena is having some kind of characteristics ki it can locomote also. It shows locomotion. It has flagella. So by these two type of characteristics, he is not able to explain the thing. इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं तो यूग्लिना ही अकेले नहीं था जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हुई. क्लमाइडोमोनास, स्लाइम मोल्ड्स, स्पॉन्जेस. तो दीज आर द डिफरेंट एनिमल्स जो कि क्लमाइडोमोनास की, if you talk about, it is a kind of algae but it is having flagella, so it is showing locomotion. If you talk about the slime molds, it is a fungi. ठीक है, बट ऑल्दो इट इज ग्रोइंग इन नेचर, वो अपना प्रोपोगेट कर रहा है, बड़े आसानी से प्रोपोगेट कर जाता है. स्पॉन्जेस की बात करते हैं तो ऑल्दो स्पॉन्जेस आर द एनिमल्स, लेकिन उसके बावजूद वो लोकोमोशन शो नहीं करते, वो एक ही सबस्ट्रेट पे अटैच रहना पसंद करते हैं. तो इन बाय बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ वेरिएशन दिस टू किंगडम क्लासिफिकेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल दैट मच, एंड लेटर ऑन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हैज बीन प्रपोज्ड. So we will discuss about the three kingdom classification, and the third kingdom will be proposed by three kingdom classification that was proposed by Ernst Haeckel. The name of the scientist is Ernst Haeckel. Ernst Haeckel, name of the scientist, and he has proposed, because Plantae and Animalia already we had discovered, so he has said that it is not good to keep unicellular animal along with that the multicellular animals, because they have a kind of variation in their body organization. So he has proposed the third kingdom as a form of Protista. The third kingdom is Protista. The second one is Plantae, and the first one is Animalia. If you talk about the Protista, these are the unicellular organisms. Unicellular, that means their body is made up of single cell, like amoeba, Euglena, Paramecium, Leishmania. These all things are coming under there, and they are eukaryotes. बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको यूकैरियोट की मीनिंग पता होगी मेरे ख्याल से, जिसमें यू मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अलग से इन दिस बॉक्स. यू स्टैंड्स फॉर ट्रू एंड कैरियन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस. इफ एनी एनिमल इज हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन present, then that organism is having the U, or considered as a eukaryote. Why? Because it is having the true nucleus which is along with the nuclear membrane. So it is unicellular and eukaryotes. If we talk about the Plantaes, are still that same thing. They are autotroph. In here few are autotroph, but mostly they are heterotroph. Heterotroph are those who are dependent on others for their nourishment, and autotrophs are making their own food. Like example, we have studied as a Euglena. So Euglena nowadays it is considered as a connecting link. It is working as a connecting link between plant world and Animalia world, or Plantae kingdom and Animalia. We can write down as a connecting link.
ये एवोल्यूशन में आपको पढ़ने में आसानी होगा. यूग्लिना इज a connecting link between the plant world and the living plantae and the animalia kingdom. So they are autotroph. Still there are uni and multicellular organisms. Animalia, if we talk about, they are multicellular basically. They are heterotroph. So these are the characteristics by which three kingdom classification has been proposed. But later on, another scientist has introduced the four kingdom classification by Copeland. The name of the scientist is Copeland. He has proposed the four kingdom classification. The name of the scientist is Copeland. He has said that the basis how he has divided this three kingdom into four kingdom, he has said very correct way. He is saying that if you have classified Protista on the basis of its cellular organization, that they all cells are made up of single cell and they are having eukaryotic type of cell, then we must have to divide the cells or the organisms which are not having proper nuclear membrane. That means we have to classify the organisms who are prokaryotes and unicellular. So he has proposed the fourth kingdom as a Protista, as a Monera, as a Monera. So Monera is the kingdom which is having unicellular but prokaryotic cell. They could be also autotroph and even they are chemoautotroph. Then the third kingdom is again Protista. The second one is Plantae and the Animalia. So till now we have reached the four kingdom classification. As we know, now the Whitaker has introduced one more point, and that will be very fine. He has said why we are not classifying the Plantae, which is having few members which are photosynthetic in nature, and they are not showing some kind of locomotion, and there are members who are not photosynthetic but still they are present in Plantae kingdom. So he has classified and he has proposed a five kingdom classification as proposed by R.H. Whitaker. And the last kingdom which is introduced as a fungi. Fungi are basically non-chlorophyllous. That means they are heterotroph, multicellular, only exception in case of yeast, multicellular, and rest kingdoms are same. The Monera, the Protista, Plantae, and Animalia. Later on, like if we talk about, still today's date we are studying five kingdom classification because this will be more acceptable and मोर प्रॉम्प्टिंग विद द कैरेक्टर्स ऑल्सो. तो वो बहुत सारी चीज़ों के साथ में
हमें ये RH विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं. बट वन मोर साइंटिस्ट इज देयर. आई वुड ओनली गिव यू अ इंट्रोडक्शन. द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज हुजे. ठीक है, द साइंटिस्ट नेम इज हुजे, WOESE. द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज हुजे, WOESE, हुजे. He has proposed the 6 kingdom classification. 6 kingdom. In this 6 kingdom classification, he has classified this Monera. That Monera is consist of Archaebacteria and Eubacteria. And the Archaebacteria are also known as the old bacteria, because they can survive in any kind of adverse condition. But when we talk about the Eubacteria, they are having a sort of bacteria which are new evolved, so they don't have such kind of compatibility to the environment, and that is why Huze has classified the Monera into 2 more kingdoms like Archaebacteria, Eubacteria, and the rest thing is same like Protista, Plantae, Animalia, and the fungi. If you have understand this video, I think this will be enough. That we have started with the historical aspects, Hippocrates, Aristotle, Theophrastus. Then with the Linnaeus, who has proposed the 2 kingdom classification. Then we have reached 3 kingdom classification done by Ernst Haeckel, 4 kingdom classification Copeland, and 5 kingdom classification by RH Whittaker. In next video, we will discuss about the 5 kingdom classification in detail.